अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। एक शेर मेरी नज़र से गुजरा, कई दफ़ा हम पढ़ भी चुके हैं कि हम जो इंसानों की तहजीब लिए फिरते हैं, हम सा वहशी तो जंगल के दरिंदों में नहीं। और अब ये बात आए रोज़ मज़ीद ज़्यादा साबित होती चली जा रही है। मैं एक औरत हूँ, मैं एक माँ हूँ, लेकिन मैं परेशान हूँ और 2 दिन से शदीद अज़ियत में मुब्तला हूँ। क्योंकि मैं जब उस औरत का सोचती हूँ जिसका रेप उसके बच्चों के सामने हुआ है, तो आप यकीन कीजिए कि उसकी तकलीफ़ अपने अंदर तक महसूस करती हूँ। ख़ुद को बहुत इनसिक्योर महसूस करती हूँ। लेकिन सवाल किससे पूछें? उनसे जो आगे से आप ही को मशवरे देंगे कि आप गलत कर रहे हैं, आप निकले ही क्यों, आप जाते ही क्यों, पेट्रोल क्यों ना चेक किया, जो आप पर ही सवाल उठा देते हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर हमें कितने ऐसे वाक़यात चाहिए इन वाक़यात की रोकथाम के लिए। ज़ैनब चली गई, मरवा का वाक़या, फरिश्ता का वाक़या, ना जाने कितनी लंबी सीरीज़ है, चलती चली जा रही है। लेकिन हवस है कि घट नहीं रही बल्कि बढ़ती चली जा रही है। क्यों ऐसा है? किसको पुकारें, किससे पूछें? सवाल तलाश करने की कोशिश करेंगे और उन मुहाफ़िज़ों को भी झंझोड़ेंगे जो पहले तो हमें जिनको ये रियलाइज़ करवाना पड़ता है कि भाई ये जुर्म है और आपने तहफ़्फ़ुज़ देना है, ये जुर्म हुआ है और जिसके साथ हुआ है आप उसको ब्लेम कर रहे हैं, उसी को ब्लेम कर रहे हैं, उसी को मुजरिम ठहरा रहे हैं। तो बहुत सारे सवालात हैं इस पर, निज़ाम इंसाफ पर भी, पॉलिटिकल पार्टीज़ पर भी, हुक्मरान जमात पर भी, बड़े बड़े दावों पर भी, अदलिया पर भी। इन सब सवालों का जवाब आज के इस प्रोग्राम में तलाश करने की कोशिश करेंगे। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। इमरान साहब, अभी चीफ जस्टिस साहब ने भी इस पर बात की है, उन्होंने पुलिस के हवाले से बात की, उस पर मैं ज़रूर आगे चल के बात करूँगी कि ख़ुद बहुत सारे मामलात में हम क्यों देखते हैं कि अदलिया भी इंसाफ फराहम करने में नाकाम नज़र आती है। लेकिन मैं थोड़ी बात वहाँ से शुरू करना चाहूँगी जो कहते हैं ना, मरे को 100 दुर्रे। वो काम किया जलती पे तेल का जो CCPO उमर शेख ने किया कि एक वाक़या हुआ है और आप उसके ऊपर किस किस्म का बयान दे रहे हैं। इखलाकी कदरें, अखलाकियात हैं हमारे माशरे में इंसाफ। इमरान साहब, आपको लग रहा है कि कहीं कुछ बाकी रह गई हैं अखलाकियात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं तो इससे ज़्यादा, यकीन करें, कह नहीं सकता, बोल नहीं सकता। मुझे आप ये बताएं, आपने तो अभी कहा कि जी मैं एक औरत हूँ और एक माँ हूँ, मैं एक मर्द हूँ, लेकिन मैं एक बेटी का बाप भी हूँ। मुझे आप ये बताएं, मैं एक औरत का बेटा भी हूँ, मैं एक औरत का शोहर भी हूँ। अगर औरत की तकलीफ़, उसका दर्द एक मर्द महसूस नहीं करेगा तो माशरे में कौन करेगा? लेकिन ये वाक़या बज़ाते ख़ुद इतना शर्मनाक, इतना दर्दनाक और इतना अफसोसनाक है कि की जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि उमर शेख साहब जो हमारे CCPO हैं, उनका रवैया उससे कहीं ज़्यादा शर्मनाक, उससे कहीं ज़्यादा दर्दनाक और उससे कहीं ज़्यादा अफसोसनाक है। मैं तो हैरान हूँ कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो किस वक्त ख्वाब गफलत से उठेंगे, जागेंगे कि ये बंदा किस तरह की गुफ्तगू कर रहा है। वो बंदा जिसको आप 1 महीना पहले तक प्रमोट नहीं कर रहे थे, आपने उसको पंजाब के सबसे बड़े शहर का कोतवाल लगा दिया। उसके बाद उसके जो वाक़यात रोज़ाना की बुनियाद पर आ गए, किस तरह से उन्होंने पिछले IG के बारे में कहा, किस तरह से अब वो हरकतें कर रहे हैं। इस वाक़े पे उनका शर्त और सलम से झुक जाना चाहिए था। उन्हें तो ये बयान देना चाहिए था कि मैं CCPO के तौर पे ये ज़िम्मेदारी लेता हूँ कि मेरी कमान में ये जो मेरे शहर में ये वाक़या हुआ है, अगर मैं 24 घंटों में तो आम मुलजिमों को पकड़ ना सका तो मैं यहाँ से, तो ऐसे लग रहा था जस्टिफाई कर रहे हैं कि भाई अगर आप इस वक्त निकलेंगे तो फिर ये तो होगा। अच्छा, मतलब ये तो वो बात हो गई। अब मुझे आप ये बताएं, जब इस तरह का रवैया होगा तो फिर आप क्या सोचेंगे? यहाँ पे आप किस इखलाकी कदर की बात करेंगे, किस तरह की आप? सबसे पहले आप ये देखें कि हम बड़ी बातें करते हैं, मुसलमान होने के दावे करते हैं, इस रियासत को इस बुनियाद पे बनाने की बात करते हैं कि हमने इस्लाम के नाम पे ये रियासत बनाई थी। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। मुझे आप ये बताएं कि क्या इस्लामी मुआशरा ऐसा होता है? क्या रियासत मदीना ऐसी होती है? बिल्कुल सही। वहाँ पे तो रियासत मदीना तो वो रियासत थी कि दुश्मन की बेटी जो है उसको भी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता था। तहफ़्फ़ुज़ के अलावा उसके लिए चादर बिछा दी गई
बिल्कुल ऐसे ही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तो देखे ना कि उनका क्या मामला था। और यहाँ आप अपनी एक बेटी के हवाले से कभी कह रहे हैं आपके जी उसको जाना नहीं चाहिए था, उसने पेट्रोल क्यों नहीं चेक किया। भाई पता नहीं वो किस परेशानी में थी जो आधी रात को निकली। मैं हिलाली साहब का भी कमेंट लूंगी। हिलाली साहब, आपको क्या लग रहा है? एक तो वाकया बहुत अफसोसनाक था, लेकिन ज्यादा जिस चीज ने कौम को तकलीफ में मुब्तला कर दिया वो CCPO साहब का स्टेटमेंट था। और ये स्टेटमेंट उन्होंने एक बार नहीं दिया, बार बार दिया, मुख्तलिफ चैनल्स पर आकर दिया। और लोग जब उन्हें ये कह रहे थे एंकर्स के माफ़ी मांगे, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, तो उल्टा इस पे कि वो शर्मसार होते कि दिल आज़ारी हुई है, वो फ़ोन बंद करके भाग जाते रहे और अपनी बात को मज़ीद बार बार वजाहत देते रहे कि नहीं नहीं मैं तो सही कह रहा हूँ और ऐसे ही होना चाहिए और एहतियात आपको करनी चाहिए। आप कैसे इसको देखते हैं? देखिए, वो जो कहा था वो गलत था, बहुत गलत था। ना सिर्फ गलत था, इतना इनसेंसिटिव था कि इट्स अनबिलीवेबल कि एक ग्रोन मैन, रिस्पॉन्सिबल पुलिस ऑफिसर ऐसी बात कर सके। मगर उसका कहना है कि मैं तो गुड फेथ में कह रहा था, मैं एडवाइस दे रहा था, ठीक बहुत बुरा हुआ है और मैं इनके पीछे लगा हुआ हूँ। मगर ये ऐसे वक्त और ये वो बार बार वही कहता रहा। जब बार बार उसको पता चला कि लोग उसके जो अल्फाज हैं दे आर बीइंग बैडली रिसीव्ड, मगर थोड़ा सा उससे हट जाएं, थोड़ा सा उससे हट जाएं, इसलिए कि ये आदमी का प्रॉब्लम क्या है। ये आदमी जो है इसको निकालो तो वो सेंटिमेंट्स चले जाएंगे और फिर हम लोग कहेंगे चलो शुक्र है वो आदमी चले गया, सेंटिमेंट्स ख़त्म हो गए। मगर मैं थोड़ा सा और लुक डीपर, थोड़ा सा जब आप अंदर जाके इसको देखते हैं तो पहले बात तो ये है कि अफसोस से कहना पड़ता है कि 85 रेप्स हुए हैं इस मुल्क में इस दौरान, 6 में जब से उसी एरिया में पंजाब में। और मैंने कुछ 1-2 के बारे में शायद पढ़ा होगा और दूसरों के बारे में मैंने नहीं पढ़ा। क्यों? ईच रेप इज इनटॉलरेबल, होना नहीं चाहिए, वही सजा होना चाहिए उस रेप को जो इस रेप को हुआ, जो पहले भी रेप्स हुए 85। दूसरी बात, ये पाकिस्तान के बारे में आपको क्या बता रहा है? ये पाकिस्तान के स्टेट स्ट्रक्चर के बारे में आपको क्या बताता है? ये आपको बता रहा है कि एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट का सिस्टम हो और सी असेसमेंट हो, और वो भी कोई बार नहीं है सेंसिटिव अपॉइंटमेंट के लिए, कोई बार नहीं है, सी असेसमेंट। भाई बी में आप नहीं जा सकते तो सी में भी आप, इमरान खान का क्या कंट्रीब्यूशन है कि सी असेसमेंट में वो पोस्ट कर सकता है लोगों को टू की पोस्ट, और सुपर सेशन वो कुछ नहीं, नो बार। एविडेंस थेफ्ट ऑफ करप्शन, मॉरल एंड फाइनेंशियल इन ब्लैक एंड वाइट, कोई बात नहीं, वो भी ओवरलुक्ड, वो तो रीजन फॉर डिसमिसल है, मगर वो भी ओवरलुक्ड। और आपके आउटरेज फीलिंग्स और पब्लिक के, खास तौर के हमारे विमेन के आउटरेज फीलिंग्स, वो भी कोई बार नहीं है। तो ये का मतलब क्या है? इमरान खान चाहता क्या है? इमरान खान चाहता है कि ब्यूरोक्रेसी सबसर्विएंट हो, पब्लिक सर्वेंट्स हम नहीं रहे, हम उनके प्राइवेट सर्वेंट्स बने, जो भी करते माफ, कोई पब्लिक सर्वेंट्स नहीं है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू हिम, नॉट द पब्लिक। और ये वही इमरान खान है, खुद कहता है पुलिस पॉलिटिसाइज है, मेरिट हर वक्त बात करते रहते हैं, लफ्ज दोहराते रहते हैं, मेरिट हम हमेशा से उनसे सुनते आए हैं, ये इनका मेरिट था, इसके लिए जद्दोजहद करते रहे। थैंक यू नहीं समीना, उससे पहले भी कहता रहा पोलिटिसाइज पुलिस सर्विस, सब पोलिटिसाइज हो गए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं इससे ज्यादा पोलिटिसाइजेशन ऑफ सर्विस हो ही नहीं सकता। ये इसका मतलब है बच्चों तुम हमारा काम करो, नहीं तो यू हैड इट। और ये पुलिस वाला जो है, ही इज नाउ टोटली कंप्लीटली एट द मर्सी ऑफ बुजदार। मगर मैं आपको एक और चीज बताऊं, ये भी सिर्फ बातें नहीं है, और वजह हैं जो मैं हैरान हूं कि
हमारे दोस्त इमरान याकूब जो मैं इतना अभी उनसे उनको पूछती हूँ, information बिल्कुल अमूमन सर, होता है, बिल्कुल वो मैं उसका हिलाली जिक्र साहब नहीं बिल्कुल किया। मुझे आप हिलाली मौका साहब, दें, मैं चूंकि जरा इनिशियल आप लोगों के कमेंट्स लेना चाहती, लेकिन इमरान साहब आखिर ये कौन सी गिद्दड़ सिंगी है इस आदमी के पास, क्या है ऐसा इसने कोई कारनामा कर लिया है कि इमरान खान साहब को ना उनकी खराब परफॉर्मेंस, ना उनकी खराब रिपोर्ट, ना उनके खराब अल्फाज, कोई चीज खराब नजर नहीं आ रही। समीना, इस पे मैं बात करता हूँ, पहले मैं हिलाली साहब का उस पर कर दूँ। हिलाली साहब, पंजाब पुलिस के अपने इदादोशुमार के मुताबिक जो उनके अपने फिगर्स हैं, इस साल के पहले 7 महीनों में 2000 से ज़्यादा ज़्यादती के वाक़यात हुए हैं पंजाब में। और ये याद रखें कि ये वो वाक़यात हैं जो रिपोर्ट हुए हैं, पता नहीं कितने वाक़यात ऐसे हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते। और इसमें 111 केसेस इज्तिमाई ज़्यादती के हैं। जब आप ये देख लें कि जिस मुआशरे में ये मामला, उसमें क्या। दूसरी बात, जब आपका लाहौर पुलिस का चीफ पब्लिकली ऑन कैमरा इस तरह की गुफ्तगू करे, तो आप ये भी अंदाज़ा लगा लें कि आम थानों में आवाम के साथ क्या लैंग्वेज इस्तेमाल होती होगी। आम बंदा जब थाने जाता है तो आप सोचें कि उससे पुलिस वाला किस तरह से गुफ्तगू करता होगा, उस तरह को उसको कितनी ज़हनी अज़ियत का सामना। कोई गुमशुदा रिपोर्ट लिखवाने चला जाए तो सबसे पहले तो उससे सवाल ये होते हैं कि वो किसके साथ चली गई, भाग किधर गई वो। बात ये तो एक सवाल है ना, आप ये छोड़ दें किस तरह। मैं सिर्फ इतना बता सकती हूं, प्रॉब्लम ये है। ऐसे ही है। अब आ जाते हैं इस मजबूत अफसर की तरफ। हिलाली साहब, हमारे वाकफान आल ने जो चीज़ें बताई हैं, आप सुने तो कानों को हाथ लगा लेंगे कि ये हो क्या रहा है। हमारे हरदिल अजीज़ वज़ीर आज़म किन हाथों में चले गए हैं, क्या हो गया है। आपको सबसे पहले तो ये बता दूं, सबसे अहम बात यह है कि हमारे वाकफान आल के मुताबिक जिस वक्त CCPO लाहौर लगाने का फ़ैसला किया जा रहा था, तो जनाब मुराद अकबर जो हमारे वाकफान आल के मुताबिक इस वक्त वज़ीर आज़म की जो किचन कैबिनेट है उसके अहम तरीन रुकन है, और जो बहुत इंतहाई करीबी और पावरफुल लोग समझे जाते हैं 2-3, उनमें उनका शुमार होता है। जनाब शहजाद अकबर साहब ने इन साहब का इंटरव्यू किया, उमर शेख साहब का, गवर्नर हाउस लाहौर में। और ये इंटरव्यू को शहजाद अकबर साहब कर रहे थे उसको पास करने के लिए कि इसको CCPO लाहौर लगाया जाए या ना लगाया जाए। उस इंटरव्यू में इन्हें ये यकीन दहानी कराई उमर शेख साहब ने कि जनाब हाँ, आप जिस तरह से कहेंगे मैं परफॉर्म करूँगा। शहजाद अकबर साहब ने इनसे ये पूछा कि क्या आप मुस्लिम लीग नून को तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे, उनके बंदे तोड़ सकेंगे। इन्होंने कहा जी बिल्कुल तोड़ सकूंगा। और शहजाद अकबर साहब ने कहा बलदियाती इलेक्शन हम करवाने जा रहे हैं, उसमें आप क्या रोल अदा करेंगे। इन्होंने कहा जनाब मैं लाहौर में आपको कामयाबी दिला के दूंगा। आप जब इस तरह के सवालात होंगे तो फिर क्या हमारे वाकफान आल ने, इसका मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल मकासद के लिए यहाँ पर किए गए, और इसी वजह से आपने IG तक की कुर्बानी दे दी। लेकिन इसको यहाँ पे उसमें आ रहा हूँ, हमारे वाकफान आल के मुताबिक जो पुराने IG के लिए इन्होंने किया था वो तो सबको पता है। उस वक्त भी IG को बदला, इनको नहीं बदला। हालांकि मैं समझता हूँ मेरे नज़दीक तो दोनों को चेंज किया जाना चाहिए था, जो भी मामला था। हाँ, मामला हुआ। अब ये हमारे वाकफान आल तो ये भी सुनाते हैं कि अब नए IG के साथ हिलाली साहब, नए IG जब मीटिंग कर रहे थे वो बाहर गए, तो आपको याद है लाहौर पुलिस से, तो जब IG उठ के गए तो इन्होंने अपने लाहौर पुलिस के अफसरों से कहा कि आप मुझे जवाब दें, इस IG साहब ने नहीं आपसे पूछना, मैंने आपसे ये पिछले वालों के बारे में भी यही कारस्तानियां करते रहते हैं। बता रहा हूं कि पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि इमरान खान साहब ने जो कौम को वादे दिलाए थे, जो उन्होंने उम्मीदें दिलाई थी कि मैं और KP को हमेशा, और उसके बरक्स क्यों करने लगे। मैं इस पे दोबारा भी आती हूँ, लाली साहब का कमेंट जरूर इस पे लेना, वो कहना भी चाह रहे हैं कुछ। लाली साहब, ये तो गेम ही ऑन निकली है, इनको तो बाकायदा ऐसे लग रहा है प्लांट किया गया एक सियासी मकासद के लिए। बिल्कुल, मगर मैं तो उनको बताना चाहता हूँ कि मेरा इन्फॉर्मेशन ये है कि बिल्कुल पॉलिटिकल फेवर्स तो होते ही हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा था, ये तो टोटली पोलिटिसाइज पुलिस फोर्स है। इमरान खान खुद कहता था ये पोलिटिसाइज्ड है। जब आया और कहने लगा कि हम इसको डीपोलिटिसाइज करेंगे ओनली ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट एंड राइट और रॉन्ग, पूरी पार्टी का नाम ही है तहरीक इंसाफ। मगर देखिए, यही काफ़ी नहीं है। मैं कह रहा हूँ आपको, एविडेंस है कि पैसे बन रहे हैं। अब ये एविडेंस मेरे पास इतना प्रूफ नहीं है कि मैं आपको पेश कर सकूं, मगर ये मैंने सुना है।
और इन ड्यू कोर्स शायद ये भी निकले। एंड आई मीन दैट इज, वो एक बड़ा सॉलिड स्टोरी है। पहले बात तो ये, मगर ये आईजी की बात की आपने जो अभी आया है, मैं आपको बताता हूँ, वो जो नेक बंदा हम समझते थे जो पहले चले गया है, जो पहले निकाले गया है इसके, शुएब दस्तगीर, उसका क्या हुआ? एक कोर्ट केस था, हाँ एक कोर्ट केस था जिसमें हाई कोर्ट के जज ने पूछा कि वाई, कि तुम लोग कानून के मुताबिक क्यों नहीं चल सकते, और उनका जवाब था हम कानून के मुताबिक चल ही नहीं सकते। ये तो उनका था। ये बात सुनिए, ये एक मलेज है, ये कंप्लीटली है, ये सब में है, ये कोरोना से भी बदतर है, ये ऑलरेडी है। और मैं आपको क्या बताऊं, और मैंने देखिए, एक इस वक्त एक आईजी ऑफ पुलिस को मैंने तैयार रखा हुआ है। मैंने कहा शायद आप लोग उनसे बात करना चाहेंगे, तो उसका नंबर भी है और वो फोन पे भी है, मेरा दोस्त है। बिल्कुल, हमने भी कहने की बात ये है कि उनके पास शायद और लेकिन एक और चीज मैं बड़ी इंटरेस्टिंग आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रही हूँ इमरान साहब, वो ये कि जो भी मौजूदा भी आईजी लगाए गए हैं उनके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि वो जूनियर अफसर थे और जिस ग्रेड में अभी वो हैं उस ग्रेड का तो आईजी लग ही नहीं सकता है। ये भी लोग बात कर रहे हैं कि उन्हें लाकर यहाँ पर जो लगाया गया, ये भी कुछ देखा जाए तो। देखिए जी, अब नए आईजी जो लगाए गए इनाम गनी साहब, वो उनको ये कहा जाता है हिलाली साहब कि उनको जो वज़ीर आज़म हाउस के सबसे इस वक्त पावरफुल अफसर हैं उनकी हमायत हासिल है। और आज़म खान साहब के बारे में ये कहा जाता है कि उनकी जो पहले, आपको पता 2 दफ़ा उन्हें डेफर कर दिया गया था, इनाम गनी को प्रमोट नहीं किया गया था, ग्रेड उनकी प्रमोशन नहीं की गई थी 21वें ग्रेड में। लेकिन फिर जब ये मौजूदा गवर्नमेंट आई तो इनाम गनी साहब को अफजल खान साहब की हमायत हासिल है, उनसे उनका ताल्लुक है। अफजल खान साहब ने ना सिर्फ ये कि वो इंक्वायरी जो है, सॉरी आज़म खान साहब ने वो ना सिर्फ ये कि इंक्वायरी फाइल करवा दी, बल्कि उसके बाद इनके जब प्रमोशन बोर्ड हुआ तो इनको प्रमोशन भी मिल गई, इनकी तरक्की भी हो गई। चले सब कुछ मेरिट पे ही हुआ होगा, हम नहीं समझते कि उन्होंने कोई नाजायज़ किया होगा, हो सकता है इन्होंने इंसाफ ही दिलाया हो। लेकिन जब आपने पंजाब में लगाया तो उन अफसरों के साथ भी तो इंसाफ करें जो इनसे सीनियर हैं और एडिशनल आईजी के तौर पे काम कर रहे हैं। आपने उनसे जूनियर अफसर को आईजी लगा दिया, तो फिर आप मुझे बताएं उनके साथ ये बड़ी हैरान कौन चीजें सामने आ रही हैं कि पुलिस फोर्स में डिवीजन भी क्रिएट की गई है, छोटे बड़े का मामला भी कर दिया गया है। आईजी को ये बताया गया है कि भाई तुम जा सकते हो, ये बंदा नहीं जा सकता। यानी उसका आप मोराल चेक करें ना, कहाँ पर होगा कि जो ये सोच रहा है कि मेरे पीछे आईजी को घर भेज दिया, मैं अपनी जगह पे खड़ा हूँ। मैंने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया है कि सब हुकूमत को भी लान तान कर रहे हैं, मुझे भी कर रहे हैं, लेकिन मैं अपनी जगह पे खड़ा हूँ। तो उसके बाद आप देख लें कि वो अपने आप को क्या समझे और वो क्या ना करे। वापस आते हैं, लेकिन उसके साथ ही ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पर भी बात करते हैं कि वज़रा भी इस मामले पर कुछ हमें डिवाइडेड नज़र आ रहे हैं। और एक और एंगल इसका ये भी है कि जो हम हमेशा से बात करते हैं अवेयरनेस की, सज़ा जज़ा की, उस पर भी कोई कंसेंसस क्यों नहीं डेवलप हो पाया अभी तक सोसाइटी में। सख्त सज़ा हो, इबरत का निशान बनाएं तो शायद कोई मामला थमे। बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। और जैसे कि मैंने कुछ देर पहले भी जिक्र किया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी एक तकरीब में इस वाक़े को न सिर्फ कंडेम किया बल्कि लाहौर पुलिस के ऊपर भी सवालिया निशान लगा दिया है। उनका न सिर्फ लाहौर पुलिस, उन्होंने जनरली पुलिस के बारे में बात की कि सियासी मुदाखलत इसमें बहुत आम हो चुकी है, वाज़े सबूत नज़र आ रहे हैं सियासी मुदाखलत के, और उन्होंने कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान लगाया। इमरान साहब, आप समझते हैं कि अब चीफ जस्टिस का कहना कितनी बड़ी बात है, और आप महसूस करते हैं कि चीफ जस्टिस इस वाक़े का सो मोटा भी लेना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो बातें हैं ये ना मैंने कही हैं, ना आपने कही हैं, ना हिलाली साहब ने कही हैं कि उनको कोई अहमियत ही ना दी जाए, ना ये थड़े पे बैठे किसी आम आदमी ने की। ये बातें की हैं पाकिस्तान में, अगर आप देखें तो कानून की सबसे बड़ी शख्सियत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इज़्ज़त माब जनाब जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने, अब उन्होंने जो लाहौर में की एक तकरीब में ये बातें की हैं, उनका ये कहना कि पुलिस की कमान जो है वो गैर पेशा वराना अफराद के हाथ में है। अब इससे बड़ी इस पे क्या तंज हो सकती है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि जो सियासी मुदाखलत है वो इतनी आम है कि वो नज़र आती है इन चीज़ों में। अब ये चीज़ें मैं तो समझता हूँ कि हुकूमत को झंझोड़ने के लिए काफ़ी हैं।
फिर उन्होंने इस वाक़े को सिर्फ शर्मनाक की करार नहीं दिया, उन्होंने ये कहा कि पुलिस का शफाफ निज़ाम इस वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है और मुल्क के जानो माल जो है वो महफूज है ही नहीं। यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जब इन बातों का कह रहे हैं तो फिर उनका मुंह से कई हुई बात जो है ना वह कानून की हैसियत रखती है। और मेरे ख्याल से तो ऐसी पुलिस के ऊपर तफ्तीश छोड़ देना भी काफी नहीं है, सो मोटो लेना चाहिए। सो मोटो जरूर लेना चाहिए, मैं तो समझता हूँ कि अब तक उन्हें ले लेना चाहिए था, लेकिन वो ना सिर्फ सो मोटो ले आम केसेस की तरह, बल्कि इस पे तो ये है कि वो सो मोटो लेके एक ऐसा लाहे अमल आगे के लिए तय कर दें जिसको तोड़ना कानून में वो ऐसे कहते हैं ना शिकंजे में जकड़ा जाए। बिल्कुल ठीक है कि वो उसमें से फिर कोई निकल ना सके। जहां हम पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत की बात कर रहे हैं हिलाली साहब, वहीं बहुत सारे क्वेश्चंस तो हमारे अदालती निजाम पे भी खड़े होते हैं और उस पर भी लोग सवाल कर रहे हैं। अभी आपने अचकजई का वाकया देखा, जिन्हें रिहा कर दिया गया, फुटेज होने के बावजूद भी कत्ल के मुलजिम थे वो। फिर हमने अभी 1 महीना पहले मेरी नजर से एक हिलाली साहब खबर गुजरी, पॉर्न वीडियो बनाने वाला मुलजिम था, उसको जमानत मिल गई है अदालत से। तो ये चीजें भी तो हो रही हैं ना, जब हम अदालतें कवानीन को इतना यानी हम मुलजिमान को रिलीफ देंगे तो फिर कैसे लोग डरेंगे कानून से। पुलिस के साथ साथ अदालत की भी तो बात हो ना। आपको मैं एक और वाकया बता दूं। एक सेशंस जज मुशर्रफ के ज़माने में लिख के दिया कि मुझे हाई कोर्ट का जज बनाएं, जो आप कहते हैं मैं करूंगा, लिख के दिया। और आप यकीन करें जज बन गया, अब रिटायर हो गया है। अरे आप क्या जानना चाहती हैं, मैं आपको और बताता हूं। ये जो रिपोर्ट आईबी का, ये जो रिपोर्ट है इस बंदे पे, ये सीसीपीओ पे, ये तो छप गया है ना, अखबारों में है, सबके पास है। वो तो नाम लेके कहते हैं किससे ये पैसे लेता था, किसके साथ ये चलता था और किस लेडी कांस्टेबल के साथ इनका कोई रिलेशनशिप था। नाम लेके कहते हैं भाई आईबी के रिपोर्ट जो पेपर्स नेशनल और वैसे तो वज़ीर आज़म साहब आईबी की रिपोर्ट पे बड़ा इंतजार करते हैं, है ना हिलाली साहब? हिलाली साहब वैसे तो वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि मैंने आईबी से चेक करवा लिया है। हाँ, तो ये पता नहीं वो कौन से आईबी के रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, हमें कुछ मुख्तलिफ मिलता है। इसलिए तो ये जज तो पढ़े हैं भाई ये रिपोर्ट्स, तो ये जज साहब को और क्या चाहिए। देखिए ये तो फिर मालाफाइडे हो गया ना। अगर आप एसीआर सिस्टम को इग्नोर करते हैं, चलिए डिस्क्रेशन है आपका, कुछ हद तक आप कर सकते हैं, बट यू कैनॉट रद्द नहीं कर सकते एसीआर, इसलिए कि फिर आपके इलेक्शंस बोनाफाइडे नहीं रहते, मालाफाइडे होते हैं, गलत इंटेंशंस होता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक तो ये बातें, ये क्यों नहीं इससे पहले इंक्वायरी हुई उससे, वो लिखा हुआ है किससे पैसे ले, कितना ले, ये सब हाउ कैन यू इग्नोर दैट? एग्जैक्टली, ये तो नहीं कि सिर्फ रिपोर्ट बन गई उसके अगेंस्ट कार्रवाई भी होनी चाहिए। समीना ये टाइकून पुलिस आईजी, चलिए शराफ आप आए कराची, शाहराह फैसल पे मैं आपको बताता हूं कौन से प्लाजाज उनके हैं। ये व्हाट डू यू थिंक, डू यू थिंक नो वन नोज? मैं क्यों कहता हूं ये क्रिमिनल एंटरप्राइज है, इसलिए कि जानते हुए कुछ नहीं करते हैं। सही। और ये भी आप देख रहे हैं, जानते हुए उन्होंने सुपरसीड करा। मैं तो कहता हूं मेरे खिलाफ एक इंक्वायरी हुई यमन में जब मैं सफीर था। क्यों? कि मैंने एयर कंडीशनर जो मेरा प्रीडेसेसर ने अब मेरे घर के लिए लिया था, मैंने जाके उस एयर कंडीशनर को हुदैदा में फिट किया, इसलिए कि जब मैं हुदैदा जाता था एक कमरे में मेरे पास एक उस एसी होती थी, तो उन्होंने कहा ये रॉन्ग यूज है, लिया गया एम्बेसडर के लिए, इस्तेमाल कर रहा है एम्बेसडर, मगर इसलिए कि सना में नहीं किया, हुदैदा में किया, वो गलत है। ऑफ कोर्स इट वाज स्टूपिड, मगर इस चीज पे भी इंक्वायरी हुई। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हिलाली साहब आप साथ रहें, देखें ये हमारे साथ आज एक गेस्ट भी मौजूद हैं और इनसे बात करके मुझे इसलिए भी खुशी हो रही है, मुनीबा गुल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे बात करके खुशी इसलिए मुझे हो रही है कि ये पहली खातून हैं कि जिन्होंने क्रिमिनोलॉजी में एमफिल किया, अब इनका पीएचडी भी इस वक्त चल रहा है इसी में, तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि ख़वातीन भी इन फील्ड्स को चुन रही हैं हमारे यहाँ। मुनीबा थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला हमसे बात करने के लिए। आज स्पेसिफिकली ज़ाहिर है इस केस के हवाले से हम बात कर रहे हैं जो मोटरवे पे इंसानियत सोज वाक़या हुआ है।
लेकिन राजा बशारत साहब जो कि वजीर कानून पंजाब हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये ब्लाइंड केस है, अभी तक हमें कोई ऐसा प्रॉपर सुराग नहीं मिला है जिससे हम कह सकें कि हम इस तक पहुंच जाएंगे। मुश्किल है, चैलेंज है, बल्कि उन्होंने इसे कहा है। आपको लग रहा है ये बहुत मुश्किल टास्क है पुलिस के लिए भी, जैसा ये केस अभी तक जो चीजें सामने आई हैं? समीना, जो मेरी अभी इंफॉर्मेशन मेरे पास है उसके मुताबिक ये है कि 2 जो हैं अभी इन्होंने और मुलजिम पकड़े हैं, जो कि उस खातून के ATM कार्ड को लेकर जो है इस्तेमाल करना चाहते थे। फेक स्टोरी थी मुनीबा, वो जो स्टोरी थी उसको रद्द कर दिया आईजी ने। जो है जो खाके 11 से 15 खाके बनाए गए थे, उनके भी उनसे रिलेटेड जो मुलजिमान उनकी भी गिरफ्तारी हुई। बात असल में ये है कि ठीक है, आप इतना टाइम गुजरने के बाद तफ्तीश कर रहे हैं। मेन पॉइंट तो ये है कि आपके जानो माल की हिफाजत जो कि रियासत की जिम्मेदारी है वो ही पूरी नहीं हो रही। आप इसमें आप कसूरवार किसको कहेंगे कि अगर जुरिस्डिक्शन पर ही लड़ाई हो रही हो कि ये जो है वो हमारे इलाके में थाने में आता है कि नहीं, या मोटरवे पुलिस कह रही हो कि ये हमारा केस बनता है कि नहीं बनता, तो इस बात को पहले जस्टिफाई करना चाहिए कि भाई सबसे पहले आप विक्टिम को तो देखें कि विक्टिम की हालत क्या है, क्या उसे इमरजेंसी एड मिल रही है, और आपने क्राइम सीन को सिक्योर किया कि नहीं किया। अब आप खोजी लेके पहुंचे हैं और जाकर उनको देख रहे हैं कि जी उनके फुटप्रिंट्स कहाँ है, तो उस वक्त कहाँ थे कल आपके सारे खोजी कहाँ मौजूद थे। आप ज़ैनब केस से लेकर आप 4-5 साल की लड़कियों से लेकर आप 50 साल की औरतों को नहीं छोड़ते। इस मुल्क में ये हाल हो गया है, रेप का इतना बढ़ गया है ये क्राइम। तो आप मुझे खुद इंसान को अपने आप से ये सवाल करना चाहिए, बल्कि सभी सोच रहे होंगे मेरे ख्याल से कि हम बाहर बिल्कुल सोच रहे हैं और बड़ा इनसिक्योर फील कर रहे हैं ऑनेस्टली। लेकिन आपसे मैं इसलिए थोड़ा सा, चूंकि आपकी ये प्रोफेशनल फील्ड भी है, तो मैं जानना इसलिए ज्यादा इस पर चाह रही हूँ। आप समझती हैं कि जो इस वक्त पुलिस जिन लाइंस पर चल रही है ये डायरेक्शन है उसकी, और दूसरा ये कि जो साइंटिफिक मेथड्स होने चाहिए यूज़, मॉडर्न तरीके से जो तफ्तीश और तहकीक होनी चाहिए, आपको लगता है कि वो चीज़ हमारे सिस्टम में आ चुकी है अब, और हम वाकई उन साइंसी आलात और उन साइंसी मेथड्स को फॉलो करते हैं और कर सकते हैं? देखिए, साइंटिफिक स्टडी तो हम पढ़ते हैं, जैसे हमने क्रिमिनोलॉजी में भी फॉरेंसिक साइंस पढ़ी हुई है या क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन पढ़ा हुआ है। आगे मैं आती भी रही हूँ ट्रेनिंग क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन के मुख्तलिफ ऑफिसर्स और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज में। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम लोग जो है या हमारी पुलिस जो है वो उस लेवल तक अभी तक पहुंची कि वो साइंटिफिक मेथड्स को यूज कर सके। उसका मेन रीजन ये है कि जब आपके पास DNA का कोई डाटा बैंक ही नहीं है तो आपने DNA लेके क्या करना है, उसका अचार डालना है आपने। पहले मुझे ये बताएं, आप DNA करेंगे जब आपके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है सबका। बिल्कुल सही। तो आप डाटा तो आपके पास है नहीं। चले आपने मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया, हिरासत में ले लिया, फिर उनके DNA ले, फिर जाकर आप उनसे टेस्ट करेंगे कि वो मैच करते हैं कि नहीं करते। तो आपके पास जब DNA का रिकॉर्ड नहीं है तो फिर अब ये बात लोगों को क्यों बता रहे हैं? हम जैसे लोग जिन्हें पता है कि DNA का डाटा बैंक नहीं है, तो हमने तो आपके ये बात खोल के रख दी कि जी आपका डाटा बैंक नहीं, आप मैचिंग ही नहीं कर सकते। वो मेरा ख्याल है विक्टिम के DNA के साथ मैच करके कुछ उसके साथ करेंगे मामला, लेकिन वो तो फिर एक बहुत वास्ट है ना, कितने हजारों का लें। विक्टिम से DNA लिया जाता है ना, रेप केसेस में तो विक्टिम से DNA लिया जाता है, उसके बाद जो सस्पेक्ट होते हैं उनके DNA से मैच किया जाता है, और वो भी मल्टीपल DNA होंगे। ठीक है, अब उनको इस तरह से वेरीफाई करना होगा। और फिर जिस तरह आपने साइंटिफिक तरीके का पूछा कि आप फॉरेंसिक के जो प्रॉपर डिजिटल फॉरेंसिक है या हमारी क्राइम सीन के असल इन्वेस्टिगेशन में जो एविडेंस कलेक्शन का प्रॉपर मेथड है वो तो फॉलो होता ही नहीं है। मैंने पहले भी जैसे आपसे अर्ज किया कि क्राइम सीन को क्या सिक्योर किया गया था, उस वाकये के फौरन बाद सिक्योर किया गया था कि नहीं, एक दिन से ज्यादा तो आपको लगता है कि अभी तफ्तीश में हम उस नहज पर नहीं है जहाँ पे होना चाहिए था? बहुत शुक्रिया अलीबा, हमारा टाइम खत्म हो गया, वरना हम जरूर आपसे मजीद भी बात करते हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ मजीद भी इसी वाकये के पहलुओं के हवाले से गुफ्तगू। वेलकम नाज़रीन, वक्त बहुत कम है, लेकिन ज़ाहिर है कि ये एक बड़ी स्टोरी है जिस पे आइंदा भी ज़ाहिर है बात होती रहेगी। लेकिन आखिर में मैं ज़रूर चाहूँगी कि दोनों पार्टिसिपेंट हिलाली साहब, इमरान साहब भी कुछ शॉर्ट कमेंट ज़रूर कर लें। इमरान साहब, लोग ये बात ज़रूर कर रहे हैं कि अगर पब्लिक हैंगिंग हो, सख्त सज़ा हो, तो ये तदारुक मुमकिन है। आपका इस पर शॉर्ट कमेंट क्या है? मैं समझता हूँ जी बिल्कुल इस पर सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि इस्लामी जो सज़ाएँ हैं ना वो क्यों थी, सिर्फ इसलिए थी कि एक तो मुजरिम को सज़ा मिले और दूसरे लोगों पे इसका इम्पैक्ट भी आए कि अगर हम ये करेंगे तो हमें भी इसी तरह से सरेआम सज़ा मिलेगी और लोग उस सज़ा के खौफ से भी उस जुर्म से दूर रहें। बिल्कुल सही। तो मैं तो इस हक में हूँ कि बिल्कुल सज़ा होनी चाहिए और इन मुजरिमों को वहीं ले जा के सरेआम फांसी पर लटकाना चाहिए।
हिलाली साहब, आपका क्या ख्याल है इस बात पे कंसेंसस क्यों नहीं डेवलप हो पा रहा कि पब्लिक हैंगिंग हो, सख्त सजा हो और हैंग टिल डेथ वाली ही सिचुएशन होगी तो ही रेप से जान छूटेगी, वरना नहीं? नहीं, आई थिंक हैंगिंग जो है वो बड़ा आसान सज़ा है भाई। वो तो सिर्फ 2 मिनट में उसकी जान चले जाएगी, ख़त्म हो गया। उसको तो कैस्ट्रेशन होनी चाहिए, जैसे वो सोमालिया में किया था जज, और कैस्ट्रेशन एडमिनिस्टर्ड ऑन द स्पॉट बाय द जज। एक दूसरी बात ये है, आप कभी समझ से, आपको मैं, चलिए आपके पास वक्त नहीं है, नेक्स्ट प्रोग्राम में बताएंगे कि क्या होता है ईरान में, क्यों ऐसे चीज़ें ईरान में बहुत कम होते हैं। एनीवे, मेरा तो ख्याल है द वर्स्ट पनिशमेंट जो हो सकता है, शुड, वो जिंदा भी होना चाहिए एंड ही शुड बी सफरिंग ऑल हिज लाइफ। ठीक, अजियत पूरी उम्र तक उसको भूलना नहीं चाहिए, जिंदा चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो सख्त सज़ा होगी तो लोगों पर माशरे में खौफ पैदा होगा कानून का, और फिर ही हो सकता है कि हम इस हवाले से जो है कोई जान बख्शी अपनी करवा सकें, वरना तो यही बात है कि इनसिक्योरिटी मज़ीद बढ़ रही है लोगों में, बच्चों में, और इसके साथ साथ जो हमारी अपनी अवेयरनेस है, जो एहतियात है, वो भी बड़ी ज़रूरी है। इस पर भी आने वाले दिनों में हम बात करते रहेंगे। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।